नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों? तो इसका नाम है डेप्रिसिएशन। और ये हमारा कौन सा लेक्चर है? तो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। तो देखो हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे होता है, डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलो फिर हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बताइए सब लोग तैयार हैं? तो आओ फिर शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे? तो मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करेंगे कि ये जो आपका डेप्रिसिएशन है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है, किसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। तो आ जाइए हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ पर ना मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ फोन का, या फिर हम ले लेते हैं चलो लैपटॉप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर कंप्यूटर भी ले सकते हो, कुछ भी। मान लीजिए कि एक लैपटॉप मैंने खरीदा। अब जानते हो ये कितने का खरीदा? ये मैंने खरीदा था 20,000 रुपए का। और ये कब खरीदा था? अच्छे से सुनना, ये एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो सुनेंगे सब लोग ध्यान से। मैंने ये लैपटॉप खरीदा था। कब खरीदा था जानते हैं आप सभी लोग? ये ना मैंने 2019 में खरीदा था। कितने का खरीदा था? तो 20,000 रुपए का खरीदा था। ठीक है। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज किया। मैं मतलब मेरा जो भी पीपीटी वगैरह था वो मैं इसमें बनाया करती थी। अगर मुझे क्लास लेना है तो वो मैं इसमें लिया करती थी। ठीक है, जो लैपटॉप मैंने खरीदा था उसमें, बराबर। फिर मैंने क्या किया? अब 2019 में मैंने इसको लिया था। अब आता है आप लोगों का 2022। ठीक है। तो मुझे क्या करना है? ये जो लैपटॉप है ना, मतलब मुझे अब मुझे ना थोड़ा और नए जमाने का लैपटॉप चाहिए। इसके लिए मुझे इसे क्या करना है? बेचना है। तो मैं मार्केट में लेकर के गई 2022 में, और मैंने बोला कि इसको क्या करना है? ये जो लैपटॉप है ना, इसे मुझे बेचना है, राइट। तो देखो मार्केट में अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? जब मैंने खरीदा था तब ये मुझे मिला था 20,000 रुपए का। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको बेचने के लिए गई ना, तो सामने वाले पर्सन ने क्या बोला? जो भी ये लैपटॉप खरीद रहा है उसने बोला कि देखो आपने इसको 20,000 रुपए का खरीदा था, ठीक है, आपने 2 साल तक लगातार, 2 साल नहीं 2019 में लिया था ना, तो 2019 पूरा गया, फिर उसके बाद 20 मतलब 2 से 3 साल तक आपने इसका अच्छे से यूज किया है, इसीलिए 20,000 के 20,000 रुपए तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो फिर कितने रुपए दोगे? तो इन्होंने बोला कि ये लैपटॉप का मैं आपको दे दूंगा 16,000 रुपए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या? मैंने ये खरीदा कितने का था? 20,000 रुपए का। और ये बिका कितने में? जब मैं इसको बेचने के लिए गई 2022 में, तो सामने वाले पर्सन ने बस मुझे 16,000 रुपए ही दिए। क्यों 16,000 रुपए दिए? क्योंकि एक तो ये पुराना है ना, मैंने 2019 में खरीदा और उसका प्रॉपरली अच्छे से यूज किया है, तो यूज के कारण इसकी जो वैल्यू है ना, वो क्या हो चुकी है? रिड्यूस हो चुकी है। वो जो लैपटॉप है, जो भी मेरे पास ये पर्टिकुलर लैपटॉप है, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। कितने से डिक्रीज हुई है जरा बताएंगे? तो यहाँ पे कितने से ये इसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है? तो 4,000 रुपए से डिक्रीज हुआ है। मैंने खरीदा था 20,000 रुपए का, लेकिन जब मैंने 2022 में बेचा तो फिर ये मुझे मिलता है कितने का? ओनली मतलब मुझे कितना पैसा मिला? ओनली 16,000 रुपीज। यानी कि 4,000 रुपए का मुझे क्या हो चुका है प्यारे दोस्तों? घाटा हो चुका है। तो ये जो 4,000 रुपए आप देख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है? दिस इज योर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये कुछ नहीं बल्कि ये आपका डेप्रिसिएशन है। अच्छा, डेप्रिसिएशन इसी को कहा जाता है? जी बिल्कुल, इसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। यानी जो भी आप फिक्स असेट्स खरीदते हो ना, तो जब उसकी क्या मतलब जब उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो उसी को कहा जाता है प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन। ठीक है। जैसे आपने कोई फोन भी खरीदा है ना, फोन खरीदा है आपने 1 साल पहले, आपने उसका खूब अच्छे से यूज किया। अब आप 1 साल बाद उसको बेचना चाहते हो, तो जितने का खरीदा था, क्या आपको फोन उतने में मतलब उसको बेच करके उतना पैसा आपको मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सामने वाले पर्सन कहेगा ना, आपने तो इसको पिछले साल खरीदा था, आपने इसका यूज भी किया है, तो मैं उतने पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन उससे कम करके आपको जरूर पैसे दे सकता हूँ, है ना। सेकेंड हैंड में जब फोन खरीदते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे जो उसकी प्राइस है ना, क्या होती है? थोड़ी सी कम होती है, पहले की अपेक्षा कम होती है। तो ये जो प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, दिस इज योर डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। अब तो आप समझ गए होंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। किसी भी चीज का डेप्रिसिएशन हो सकता है, जैसे मोबाइल फोन का हो सकता है भाई, कंप्यूटर का हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई आप मशीनरी अपने कंपनी में यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने मशीनरी खरीदी, आपने 4-5 सालों तक उसका अपने कंपनी में, फैक्ट्री में उसका यूज किया, अब आप उसको बेचना चाहते हो, तो जब आप उसको बेचने जाओगे तो क्या वो उतने में ही बिकेगा जितने में आपने खरीदा था? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। हर साल उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ डिक्रीज होती रहेगी, और लास्ट में जाकर के उसकी वैल्यू लास्ट में कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू बचेगा जो आपको उसे बेचने पर मिलेगा। ठीक है,
तो यही होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का डिप्रिसिएशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। आओ अब हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लूँ, कुछ ज्यादा ही एग्जाम्पल कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना। मैंने सोचा था कि मीनिंग यहाँ पे पूरा लाइन बाय लाइन लिखने से अच्छा है कि आपको एग्जाम्पल की मदद से बताया जाए, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। क्योंकि ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम किसी चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ आता है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा एग्जाम्पल की मदद समझाया जाए। आओ अब इसका जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन दिया गया है किसके द्वारा, तो R.G. विलियम्स के द्वारा। अब ये जो R.G. विलियम्स जी हैं कहते क्या है, क्या कह रहे हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में डेप्रिसिएशन के बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं, तो उतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर लो, कभी एग्जाम में आया थ्योरी में लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे इनका डेफिनेशन सबसे बेस्ट लगा और ये छोटा भी था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है। तो देखो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि डेप्रिसिएशन मे बी डिफाइंड एज ग्रेजुअल डिटोरिएशन इन द वैल्यू टू यूज। क्या कहना चाहते हैं ये कहते हैं मतलब जो भी आप चीज यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है धीरे धीरे ना उसका जो डिटोरिएशन, इसका मतलब क्या होता है उसकी वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, राइट। तो वही आपका क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। जैसे हमने ये लैपटॉप के एग्जांपल में देखा ना, हम लोगों ने 2019 में खरीदा, लेकिन हम उसका यूज करते गए तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या हो रही है भाई, डिक्रीज होते जा रही है, कम 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 और कम होते जा रही है। तो दिस इज योर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि जो भी आपके फिक्स असेट्स होते हैं ना प्यारे दोस्तों, सुनना बड़े अच्छे से, फिक्स असेट्स सबका क्या होता है, डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है, अगर मैं लैंड की बात करूं, अच्छे से सुनेंगे, लैंड ये आपका क्या है, फिक्स असेट्स तो है, लेकिन क्या लैंड मतलब जमीन की जो वैल्यू है क्या वो कभी घटती है, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। जमीन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, अप्रिसिएट होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो अगर लैंड की हम बात करें ना तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं, इसमें तो हमेशा अप्रिसिएशन ही होता है ना। जमीन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये एक एक्सेप्शन है। आप ऐसे मत सोचना कि सारे के सारे फिक्स असेट्स में डेप्रिसिएशन होता है, लैंड में ऐसा नहीं होता, इसमें अप्रिसिएशन होता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है ना। क्या करते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो लोग ऐसे ही जमीन वगैरह खरीद करके छोड़ देते हैं, फिर बाद में जब भाव बढ़ता है तो उसको बेचते हैं, है ना, देखा होगा आप सभी लोगों ने। तो देख सकते हो यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन तो हमने समझ लिया है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी जो डेप्रिसिएशन है ना वो किन किन कारणों से हो सकता है। जानना चाहोगे कौन कौन से कारण है, आ जाओ आपको दिखाती हूँ। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख करके रखे हुए हैं, एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दूंगी, चिंता मत करना। बस आपको ये ऐसे ही समझना है, ये मत सोचो कि टेक्स्ट बुक में तो इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो क्यों नहीं बता रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है ना। जिसकी जरूरत है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, चिंता मत करना। फिर भी अगर आपको पूरा वो उतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आपकी टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला जो कारण है इसकी बात करेंगे, जो क्या है, नॉर्मल नेचुरल वियर एंड टियर। यानी कि देखो वियर एंड टियर मतलब जैसे कोई भी मशीन या फिर कुछ भी आपने खरीदा तो आप उसका क्या कर रहे हो, नेचुरल तरीके से उसका यूज कर रहे हो, राइट। मतलब डे बाय डे आप उसका यूज करते हुए जा रहे हो, तो यूज करने के कारण क्या होता है, जो आपका असेट्स है उसकी वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, यानी कि उसमें डेप्रिसिएशन होता है। तो ये पहला कारण हो सकता है, नेचुरल वियर एंड टियर, ठीक है। कोई भी चीज हो गया, मोबाइल आपने लिया, अब मोबाइल का आप यूज करते जा रहे हो, 6 महीने तक लगातार आपने उसका यूज किया, तो उसकी वैल्यू तो डिक्रीज ही होगी ना। ऐसा थोड़ा ना 6 महीने पहले आपने जितने का खरीदा था उतना ही पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि मोबाइल को जब आप यूज करोगे तो उसमें दिखाई देगा कि ये इसने यूज किया हुआ है, उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह भी आ सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि ये आपने यूज किया है, और जिसके कारण उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी उसमें डेप्रिसिएशन होगा। ओके, तो ये था आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट है पासेस ऑफ टाइम। यस एवरीवन, जैसे जैसे करके समय बीतेगा उसके कारण भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमें देखने के लिए मिलता है। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने आज कोई कंप्यूटर खरीदा, राइट। अब आपने कंप्यूटर खरीदा था, हम पढ़ेंगे, राइट, मतलब कंप्यूटर से क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन 1-2 दिन तक तो आपने उससे पढ़ाई की, लेकिन फिर आपने मतलब आप क्या सोचे कि जब हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो हमें तो पूरा कुर्सी पे प्रॉपरली बैठ करके पढ़ना होता है, ये मोबाइल ही अच्छा था, मोबाइल में कहीं पे सो के किधर भी जा करके पढ़ सकते थे। तो अभी इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपने क्या किया, वो जो कंप्यूटर था उसको फिर से पैक करके रख दिया एक जगह पे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, तो आप अभी मोबाइल फोन से पढ़ने लगे, कंप्यूटर वैसे ही आपके घर में पड़ा हुआ है,
ठीक है। तो जब जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, भले ही आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन जब 2 से 3 साल के बाद आप उसको मार्केट में वापस से बेचने के लिए जाओगे तो उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा जितने का आपने खरीदा था। ठीक है, तो टाइम के कारण भी डेप्रिसिएशन हमें देखने के लिए मिलता है। समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ऑब्सोलिसेंस। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो देखो टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होते रहते हैं, डे बाय डे इंप्रूवमेंट होते हैं, है ना। अभी आईफोन 7 है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आईफोन 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसे करके हमें टेक्नोलॉजी में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, राइट। देखो ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड। कोई चीज अगर आउटडेटेड हो गई है, ठीक है, पुरानी हो गई है, तो उसको कोई नहीं लेगा, सबको नया चाहिए, है ना, सबको नए जमाने के हिसाब से चलना है। अगर पुराना मॉडल का मोबाइल फोन रहेगा ना किसी दुकान, मतलब किसी दुकान में या फिर किसी दुकानदार के पास, तो लोग वो नहीं खरीदेंगे, जो अभी नया मॉडल आया है उसको ही खरीदेंगे, राइट। तो ऑब्सोलिसेंस यानी कि आउटडेटेड होने के कारण भी जो हमारा असेट्स है उसमें हमें डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है डिप्लेशन। अच्छा, अब ये डिप्लेशन वर्ड क्या है बताओ जरा। तो देखो डिप्लेशन का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल से वर्ड्स में आप लोगों को मैं बताऊं तो ये इसका मतलब होता है एम्प्टी, यानी कि खाली। खाली कैसे, अब ये कहाँ से आ गया, खाली वाली कहाँ से आया, बता रही हूँ ना। सुनो, जैसे मान लो कि ऑयल के वेल्स होते हैं जहाँ पे ऑयल पाया जाता है, ठीक है, मतलब एक ऑयल का वेल रहेगा जहाँ पे ऑयल पाया जाएगा, तो वहां पर जब उसमें तेल रहेगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। क्या करेंगे, जो भी मालिक रहेंगे उसको खरीद लेंगे और फिर उसमें से तेल निकाल निकाल करके बेचेंगे, राइट। फिर क्या होगा, जब वो पूरा के पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे, मतलब जैसे कि तेल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, लिमिटेड है ना, यानी वो जो ऑयल का वेल रहेगा उसमें लिमिटेड मात्रा में तेल होगा, ऐसा थोड़ा ना कि अनलिमिटेड है, तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा। तो जब वो खत्म हो जाएगा तो उस ऑयल वेल की जो मतलब प्राइस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो डिप्लेशन के कारण भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसे कोई फॉरेस्ट है, राइट, तो फॉरेस्ट में भी अगर वो खाली हो गया, राइट, तो उसमें भी हमें उसका वैल्यू भी डिक्रीज हुआ मिलेगा। या फिर अगर कोई माइंस हो गया, मतलब जो आप खदानें देखते हो, ठीक है, खदान होती है ना, कोयले की खदान, वहां से हमें अलग अलग प्रकार के जो धातुएं हैं वो हमें मिलती हैं, ठीक है, जो भी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, जो धातुएं होती हैं, ठीक है, वो वहां पे मिलती है। तो अगर वो वहां से खत्म हो जाएंगी तो वो जो माइंस वहां पर है उसकी वैल्यू अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। तो डिप्लेशन के कारण भी हमें ये डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट तो नहीं बोल रही, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट तो नहीं बोल रही, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, कोई बच्चा बोलेगा ना कि बहुत तेज बोल रहे हो, कोई बच्चा बोलेगा बहुत धीरे बोल रहे हो, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सेटिंग में चेंजेस कर लिया करो, ठीक है। आओ आगे देखते हैं नेचुरल कैलामिटीज। अब इसके कारण कैसे डेप्रिसिएशन होता है, नेचुरल डिजास्टर वगैरह आते रहते हैं, जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो इसके कारण क्या होगा, जो भी हमने हमारे फिक्स एसेट्स को खरीदे हुए हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसमें खराबी आ जाए, वो उसका नुकसान हो जाए, तो इसके कारण भी तो डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी, समझे। तो नेचुरल कैलेमिटीज भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इन्वेंशन। अब ये एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जहां तक लगता है, देखो इन्वेंशन यानी कि नए नए जो इनोवेशन है, इन्वेंशन है, वो होते रहते हैं, नए नए आविष्कार होते रहते हैं, राइट। अभी आप चला रहे हो, मान लीजिए कि अभी आप आईफोन 7 चला रहे हैं, ठीक है, फिर क्या होगा, अभी थोड़े ही दिन बाद, मतलब अभी आप गए मार्केट में फोन खरीदने के लिए, आपने आईफोन 7 खरीद लिया, उसको आप चला रहे हो, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद आ जाएगा, मार्केट में लॉन्च हो जाएगा आईफोन 8। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, देखो जब आईफोन 8 आ जाएगा तो जो आईफोन 7 है उसकी वैल्यू अपने आप पे डिक्रीज हो जाएगी, है ना। सब लोग किसकी डिमांड करेंगे, आईफोन 8 की डिमांड करेंगे, कोई आईफोन 7 की बात नहीं करेगा, समझे। तो इन्वेंशन के कारण भी डेप्रिसिएशन हमें देखने के लिए मिलता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज मार्केट वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू जो है वो क्या है, वो स्टेबल नहीं है, उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं और इसके कारण भी डेप्रिसिएशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सभी थे आप लोगों के कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आप सभी लोगों को अच्छे से समझना है और याद रखना है। कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा तो आप इसका उत्तर जरूर देना, छोड़ करके तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं, ठीक है। आगे चलूं मैं, इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, तो वैसे तो मैं बोलती नहीं कि लाइक करो, पर देख लो अपने हिसाब से, अगर सही में अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर सकते हो। लाइक करने से क्या होगा
कि वीडियो की ना रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। इसीलिए आप चाहो तो लाइक बटन को हिट कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन की कितने फैक्टर्स हैं? देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ असेट्स, नेक्स्ट एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स एंड द लास्ट वन इज एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू। अब ये सब कुछ क्या है जरा एक्सप्लेन करो, आओ ना बताती हूँ। देखो कॉस्ट ऑफ असेट्स मतलब जो हमारा असेट्स है ना उसका कॉस्ट, आप सुनेंगे ध्यान से, ये जो कॉस्ट ऑफ असेट्स है और जो परचेस प्राइस ऑफ असेट्स है ना दोनों अलग अलग होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि परचेस प्राइस ऑफ असेट्स ही कॉस्ट ऑफ असेट्स होगा, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ असेट्स मतलब क्या होता है एक्चुअली में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझाऊंगी तो अच्छे समझेगा। देखिए जैसे कि हम लोगों ने ना क्या खरीदा, क्या खरीदना चाहते हो कुछ भी खरीद लो, चलो किसका एग्जांपल ले, मशीनरी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आइए भाई मशीनरी है ना, हमारे कंपनियों में यही तो यूज होता है, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, मशीनरी। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, जिसका परचेस प्राइस कितना था, इसका परचेस प्राइस प्यारे दोस्तों था, इसका परचेस प्राइस कितने का मशीनरी लेना चाहोगे, चलो 50,000 का मशीनरी हम ले लेते हैं। तो इसका परचेस प्राइस था 50,000 रुपए, ठीक है। अब देखो परचेस प्राइस तो ठीक है, अब क्या होगा, मशीनरी हमने खरीदी है तो वो हमारे घर तक कैसे आएगा बताना जरा, वो किसी ट्रक में लोड करके आएगा या फिर किसी गाड़ी में भर करके आएगा, तब तो मतलब भर करके नहीं, उसमें लोड करके तब तो हमारे कंपनी तक आ पाएगा। तो जब हम उसको भर करके लाएंगे वहां पे गाड़ी में, राइट, तो इसका यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेट भी पे करना पड़ेगा, है ना, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस यहाँ पे आप बोल सकते हो, या फिर फ्रेट बोलोगे तो भी चलेगा क्योंकि वही भाड़ा ही होता है इसमें, राइट। तो ये भी आप बोल सकते हो, स्पेलिंग कहीं मैं गलत ना लिख दूं, फ्रेट, ठीक है, देख लेना मतलब इसका स्पेलिंग जरा आप मैच कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही राइट है, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेट आपने कितना पे किया, यानी जो गाड़ी में वो भर करके आया हमारा मशीनरी, उसका भाड़ा हमने पे किया है कितना, 5,000 रुपए, चलो 5,000 नहीं 4,000 ले लेते हैं, है ना। देखो इसके चार्ज बहुत बड़े हैं, वो जो ट्रक वाला था ना, ट्रक ड्राइवर, इसके चार्ज बहुत ज्यादा है, इसने वो मशीनरी लाने का कितना ले लिया, 4,000 रुपए ले लिए। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, तो फिर उस मशीनरी को इंस्टॉल करने का भी चार्ज लगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, अच्छा ये भी लगा, बिल्कुल सही, ये भी लगा। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने कितना पे किया, तो ये पे किया है हमने 2,000 रुपए। तो आप लोग देख रहे हो, अगर देखा जाए तो इस मशीनरी का, ये जो मशीनरी हमने खरीदा है इसका परचेस प्राइस तो बस 50,000 रुपए है, लेकिन हमने फ्रेट भी भरा और उसके बाद से हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिए, तो ये सब मिला करके कितना हो जाएगा, 5 और 50 और 4 54 और 2 इसमें जोड़ देंगे तो 56,000 रुपीज। यानी कि यहाँ पर आप लोगों का कॉस्ट ऑफ असेट्स क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो वो होगा आप लोगों का 56,000 रुपीज। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ असेट्स क्या होता है, तो जहां से आपने मतलब जो भी आपका असेट्स है आपने जब खरीदा तो वहां से लेकर के इंस्टॉलेशन तक का जो चार्जेस होता है, यानी जब तक आप उसको रेडी टू यूज नहीं कर देते हो, जैसे आपने मशीनरी खरीदी, राइट, तो यहाँ पर थोड़े ना वो रेडी टू यूज है, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा आपके कंपनी में ला करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, अब जाके आप क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो, जब ये इंस्टॉल हो गया तो आप उसका यूज कर सकते हो, है ना। तो कोई भी सामान है उसको खरीदना और उसको रेडी टू यूज तक बनाने तक में जितना भी आप खर्चा देते हो, ये सब कुछ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट्स के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ असेट्स। बात समझ में आई? हाँ, मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा और अब आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो यस, कमेंट सेक्शन ओपन ही आप सभी लोगों के लिए, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कॉस्ट ऑफ असेट्स आप सभी लोग को क्लियर तो हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स। जैसे कि कोई भी आप असेट्स खरीदते हो ना, तो उसकी क्या होती है, इकोनॉमिक लाइफ होती है, यानी कि वो इतने सालों तक आपको बिना रुके फायदा दे पाएगा, आपका काम कर पाएगा, तो वही है उसका इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका इकोनॉमिक लाइफ होता है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, राइट, तो ये जो बोर्ड है ना स्टूडेंट, इसकी भी लाइफ है कि इसमें आप इतने घंटे तक ही इसको चला सकते हो, मतलब वो वहां पे डिफाइन किया होता है। जब हम बोर्ड वगैरह या फिर आप कोई भी चीज खरीदते हो ना, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ होती है कि ये चीज आप खरीद रहे हो तो इतने सालों तक ये प्रॉपरली अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो वही आप लोगों का
एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स। ये जो बोर्ड मैंने खरीदा ये भी तो मेरा असेट है ना। अब मैंने यहाँ पे ला करके इसको इंस्टॉल कर दिया। देखो सबसे अच्छा एग्जांपल इस बोर्ड का ही मैं ले लेती हूँ। बोर्ड मैंने खरीदा था, राइट, फिर वो लाने का भी खर्चा लगा एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, क्योंकि ला करके बस रख दो तो उसका फायदा क्या है, उसको रेडी टू यूज बनाना पड़ेगा ना। तो इसको रेडी टू यूज बनाने के लिए यहाँ पर ये दीवार के अंदर लगाना पड़ा। अब लगाने के लिए भी एक आदमी आया है ना, टेक्नीशियन आएगा, तब जाके उसने इसको क्या किया, अच्छे से सब फिट किया और सब सेट करके दिया। तो ये जो पूरा यहाँ पे मतलब ये पूरा खरीदने से लेकर के इंस्टॉलेशन तक जो भी चार्ज हुआ वो सब के सब कॉस्ट ऑफ असेट के अंदर आ जाएगा। इकोनॉमिक लाइफ क्या होगा, यानी कि ये जो हमारा बोर्ड है ना, मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ, ठीक है, इसका मतलब ऐसे घंटे में डिफाइन होता है कि इतने घंटे ये आप इसका यूज कर सकते हो, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स। फिर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है जी। यानी स्क्रैप मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, रद्दी का भाव, है ना, रद्दी जानते होंगे। तो वही है कि जैसे मान लो अभी ये मैं बोर्ड यूज कर रही हूँ, राइट, तो जब इसका लाइफ खत्म हो जाएगा तो लास्ट में मतलब लाइफ जब इसका खत्म हो जाएगा तो लास्ट में इसका जो प्राइस है वो जितने में बिकेगा दैट इज माय स्क्रैप वैल्यू। यानी कि लास्ट में जब इसका पूरा टाइम वगैरह सब बीत उठ जाएगा तो जब मैं इसको बेचने के लिए जाऊंगी तो ये इसका स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जितना पैसा में ये बिकेगा ना वही मेरा क्या होगा प्यारे दोस्तों, स्क्रैप वैल्यू होगा। ठीक है, समझ में आया। यानी कोई भी एसेट्स है तो उसका जब पीरियड खत्म हो जाता है तो वो जितने भी पैसे में बिकता है दिस इज योर स्क्रैप वैल्यू या फिर एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू। ये एस्टिमेटेड ही होता है, मतलब ऐसा जो भी मालिक लोग होते हैं जब खरीदते हैं कोई भी अपना असेट्स तो पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं कि लास्ट में मुझे इसका कितना पैसा मिलेगा, और उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है एट द टाइम ऑफ मतलब जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तब। ठीक है, जब मैं आपको डेप्रिसिएशन के मेथड्स बताऊंगी और वहां पे फॉर्मूला बताऊंगी ना तो आप अच्छे समझ पाओगे कि इसका यूज क्या है, एंड इसका भी यूज है, इसका भी यूज है, ये तीनों का यूज है। इन तीनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से देख लो एक बार। डोंट वरी, इसके पीडीएफ तो मैं आप सभी लोगों को दे ही दूंगी, है ना, पीडीएफ तो मिल ही जाती है। देखो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, मैंने बार बार बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल में नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, कोई भी अपडेट होता है वो भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारा ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, ये हमारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ लिया, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी देख लिया, फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी देख लिया। चलो यहाँ पे एक और जो हमारा टॉपिक है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था ये अगले लेक्चर में बताऊं, पर आओ देख लेते हैं। वैसे ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ है तो इसको भी मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। यहाँ पर क्या है, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर ध्यान देना सभी लोग, डेप्रिसिएशन के नाम कितने मेथड्स होते हैं, टोटल 7 मेथड्स होते हैं। क्या हमें सातों के सातों मेथड्स पढ़ने होंगे, अरे डरो मत। यहाँ पर क्लास 11th में हमें क्लास 11th में हमें 2 ही मेथड्स पढ़ने हैं, बाकी ये सब के बस आपको नाम याद रखने कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये सब आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो सबसे पहला मेथड जो है प्यारे दोस्तों वो क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, या फिर इसको स्ट्रेट लाइन या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। दूसरा है डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस या फिर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है इसको। एंड तीसरा है आप लोगों का एन्युटी मेथड, चौथा है डेप्रिसिएशन फंड मेथड, फिफ्थ वन है रिवैल्यूएशन मेथड। फिर यहाँ पे 6th वन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। अच्छा लास्ट वन बता दो, मशीन आवर रेट मेथड एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो इसमें से हमें कौन कौन से क्लास 11th में पढ़ना है अभी, तो ये हमें पढ़ना है पहला वाला फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड दूसरा हमें पढ़ना है WDV यानी कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, बाकी सबको बस आपको ऐसा नाम से याद रखना है, बाकी इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अभी इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे ये हमारा लेक्चर नंबर 1 हो गया ना, तो अभी जो हमारा सेकेंड वीडियो आएगा उसमें मैं यहाँ पे आप लोगों को ये जो दोनों मेथड्स है ना इनके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, किस प्रकार से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है ये भी बताऊंगी, और डेप्रिसिएशन में हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं, फॉर्मेट कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि बेसिक का एक और वीडियो आएगा जिसमें आप सभी लोगों के मतलब आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे
एंड देन आप सभी जानते ही हो, पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड देन एक्सरसाइज, और उसके बाद ये चैप्टर मेरी तरफ से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो चलो सब लोग अपना ध्यान रखो और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई भी वीडियो चाहिए, देखो सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड है। इसके आगे का भी जो चैप्टर था ना आपका, वो प्रोप्रिएटरी कंसर्न का फाइनल अकाउंट, ठीक है, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसके पीछे के भी सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड है, चाहे वो सब्सिडियरी बुक्स हो, लेजर हो, जर्नल हो, ईच एंड एवरीथिंग हमने कंप्लीट करवाया हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, या फिर टेलीग्राम चैनल में भी, वहां पे भी मतलब मैसेज भेजने का ऑप्शन होता है, एक ग्रुप है, ठीक है, वहां पर भी आप भेज सकते हैं। ओके, चलिए सब लोग अपना ध्यान रखिए। सभी को नमस्ते।